peace can only last where human rights are respected, where people are fed, and where individuals and nations are free. ये जो इम्पॉर्टेंट कोट है 14th दलाई लामा का, ये कोट एम्फोसाइज कर रहा है इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। और आज का दिन है 10th of December, और इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका MPPSC उत्कर्ष पे। आई एम यश दुबे एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। And in this video we will cover the topics such as, we'll start from understanding what do we actually mean by rights, तब हम इसके आगे देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स का फंडा क्या है। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ने एक डिक्लेरेशन साइन किया था जिसको आज के दिन अडॉप्ट किया गया था, और इस ही दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स को लेके, हाउ दीज टू डॉक्यूमेंट्स आर रिलेटेड। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे उस यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे इसको इनकॉर्पोरेट किया है। तो ये है हमारा आज वीडियो का टॉपिक। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, बात करें कि राइट्स से जो है वो हम क्या समझते हैं, तो देखिए राइट्स का मतलब सिंपल है, राइट्स आर एंटाइटलमेंट्स, और राइट्स को आप एंटाइटलमेंट या क्लेम्स बोल सकते हो, है ना। राइट्स जो है वो क्या होते हैं, दे आर एंटाइटलमेंट्स और दे आर क्लेम्स। किसके हैं वो इंडिविजुअल्स के हैं या फिर ग्रुप के हैं। और वो जो क्लेम्स हैं उनको गारंटी कौन प्रोवाइड करता है, या तो वो क्लेम्स लीगल हैं या मॉरल है या सोशल है। मतलब राइट्स जो हैं वो समाज के द्वारा स्वीकृत होंगे, कानून के द्वारा प्रोटेक्ट किए जा रहे होंगे, और नैतिकता के पटल पे सही और गलत के पैमाने को देखते हुए अधिकारों का निर्माण किया गया होगा, या आपको अधिकार दिए गए होंगे। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ राइट्स। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स से हम क्या समझते हैं। अब देखो, राइट्स जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। आप जिस भी अवस्था में मौजूद हो, उस जगह मौजूद होने के नाते आपको कुछ राइट्स मिल रहे हैं, और इसी लिहाज से हम राइट्स को अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आपको कानून के तहत जो अधिकार मिला वो अधिकार कहलाएगा लीगल राइट। जैसे भारत के पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया 2005 में, उसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब इस कानून ने हमको एक अधिकार दिया है जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्योंकि इस कानून से हमको ये अधिकार मिला है, इसलिए इस राइट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीगल राइट। वैसे ही अगर आप किसी देश के नागरिक हो, उस नागरिक होने के नाते आपको जो अधिकार मिल रहे हैं वो कहलाएंगे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। अब आप एक इंसान हो, तो बहैसियत एक इंसान होने के आपको जो अधिकार मिलेंगे उसको हम बोलेंगे ह्यूमन राइट्स। तो जैसे आपने कभी अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि पुलिस किसी एक अक्यूज्ड को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, और उसके साथ जो है वो बदसलूकी या गलत ट्रीटमेंट उसका होता है। एक इनफॉर्मल टर्म है, हालांकि ये पुलिस की लैंग्वेज में इसका कोई सैंक्शन नहीं है इस वर्ड का, 3rd डिग्री टॉर्चर। तो किसी पुलिस का कोई अफसर किसी मुजरिम के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर करता है, तो अगले दिन अखबारों में आप खबर देखोगे कि उस इंडिविजुअल का, उस ह्यूमन का वायलेट हुआ है ह्यूमन राइट। उसको वो अधिकार किससे मिला है, तो एक ह्यूमन होने के नाते उसको ये अधिकार मिला है। वो अधिकार जो है वो इसको किसी स्टेट से नहीं मिला, वो अधिकार किसी सरकार से नहीं मिला है। वो अधिकार उसको इसलिए है क्योंकि वो एक इंसान है। इंसान होने के बाद फिर वो कोई और आइडेंटिटी को धारण करता है, लेकिन सबसे पहले बुनियादी रूप से वो एक इंसान है। तो इंसान होने के नाते आपको जो अधिकार मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन राइट्स। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, ये कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ, ये क्या हम समझते क्या है ह्यूमन राइट्स से। तो देखिए, ह्यूमन राइट्स जो है ये, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आप देखो कि ये ह्यूमन राइट्स जो है ये यूनिवर्सल है। अभी यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि ये ऐसे राइट्स हैं जिनका प्रभाव, या जिनके ऊपर इस बात का प्रभाव नहीं है कि आप किस देश से बिलोंग करते हो, आपका नेशनैलिटी क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका रिलीजन क्या है। इन सारे बातों से ये परे हैं, इसलिए ये कैसे हैं, यूनिवर्सल। देखो, यूनिवर्सलिटी के कॉन्सेप्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, समय
और जगह, टाइम एंड प्लेस। तो जो चीज समय और प्लेस, ज्योग्राफी और समय, इन डायमेंशंस के परे होती है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। जैसे वैल्यूज जब हम पढ़ते हैं पेपर 4 के अंदर तो हम वहां बात करते हैं यूनिवर्सल वैल्यूज की, मतलब ये वो वैल्यूज हैं जो अमेरिका में भी सही हैं और यहां भारत में भी जिनको हम सही मानते हैं। ये जो है 1700 के दशक में भी, 1700 की शताब्दी में भी ठीक थी और आज सन 2024 में भी जिनको ठीक माना जा रहा है, तो ये यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सलिटी का टेस्ट है कि जहां पे टाइम मतलब टेम्पोरल डायमेंशन और स्पेस मतलब स्पेशल डायमेंशन के परे उठ के जब आप बात करो तो वो चीज बन जाती है यूनिवर्सल। तो जो ह्यूमन राइट्स हैं ये, इसका एक्सेप्टेंस दुनिया भर में है, तब भी था, आज भी है और सदैव रहेगा। तो ह्यूमन राइट्स जो हैं ये कैसे हैं, ये यूनिवर्सल है, मतलब ये किसी आपकी नेशनैलिटी, आपकी रिलीजन, आपके जेंडर, इन सारी चीजों पे निर्भर नहीं करती। ये उससे ऊपर उठ के आपको एक ह्यूमन के तौर पे देख रही है। आप उस ह्यूमन होने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो भी आइडेंटिटी धारण करो इससे उसका संबंध नहीं है। तो बहैसियत, बकौल एक इंसान होने के नाते जो आपको अधिकार मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, या ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट ही यूनिवर्सल है। और इसको दुनिया में और समय या कालांतर में बहुत ऐसे एफर्ट्स हुए हैं जबकि हमने कोशिश किया है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में हम इसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर दें या इसको हम एनलिस्ट कर दें कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं कौन कौन से हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं जिनको हमको ह्यूमन राइट्स मानना चाहिए, और दुनिया भर के अलग अलग देश, अलग अलग मुल्क, अलग अलग सरकारें इसको एक्सेप्ट करें कि ये हैं लोगों की ह्यूमन राइट्स जो उनको मिलने चाहिए। ठीक, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो है दे आर लीगली गारंटीड बाय डिफरेंट नेशंस। अब ह्यूमन राइट्स लॉ, अब अलग अलग कानूनों के तहत इनको क्या प्रोवाइड की जाएगी, लीगल सैंक्टिटी या लीगल वैलिडिटी प्रोवाइड की जाएगी। देखो यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम बात करते हैं जब यूनाइटेड नेशंस का जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है जिसके अंदर 30 आर्टिकल्स हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट को देखते हुए दुनिया भर के अलग अलग देशों ने अपने अपने संविधानों के अंदर या अलग से किसी कानून के थ्रू इन यूनाइटेड नेशंस ने जो डिक्लेयर किए हैं ह्यूमन राइट्स, उन ह्यूमन राइट्स से सबक लेते हुए, इनसे इंस्पिरेशन लेते हुए अपने अपने संविधानों में, अपने अपने कानून की किताबों में इन ह्यूमन राइट्स को जगह दी है और उसको अलग अलग नाम दिया है। जैसे यूएस में उसको बिल ऑफ राइट्स बोल रहे हैं, भारत में उसको फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हैं, आप ब्रिटेन जाओगे तो वहां उसको मैग्ना कार्टा बोलेंगे। तो एक यूनाइट या एक इंटरनेशनल लेवल पे तो हालांकि जो ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन जो अलग अलग देशों ने इन ह्यूमन राइट्स को अपनी कानून की किताबों में जगह दी है, उससे वो ह्यूमन राइट्स क्या बनते हैं, लीगली एनफोर्सेबल। जैसे भारत का संविधान के पार्ट नंबर 3 में है फंडामेंटल राइट्स, और जो फंडामेंटल राइट्स हमने इंक्लूड किए हैं उसमें से बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशंस के वो जो डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशंस का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें जो ह्यूमन राइट्स बताए हैं वही उसमें से बहुत सारे राइट्स जो हैं वो हमने भारत के संविधान के पार्ट 3 में इंक्लूड किए हैं। और पार्ट 3 के जो राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स, ये लीगली एनफोर्सिएबल है या जस्टिसिएबल है। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ वायलेशन आपके पास एक ऑप्शन है कि आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके आप सीधे भारत के सर्वोच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स इशू करवा के आपके जो वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स का उसको क्या करवाएगा, एनफोर्स। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो एवोल्यूशन है ह्यूमन राइट्स का, इसका एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग देशों में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आए, वहाँ की देश ने, सरकारों ने लोगों के दबाव में आके या कई बार अपने ही समझ से एक ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जिसके अंदर उन्होंने बोला कि देखो ये आपके अधिकार हैं और इसलिए हैं क्योंकि आप इंसान हो या आप ह्यूमन हो, तो ह्यूमन होने के नाते आपको कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इतिहास में डॉक्यूमेंट्स रहे हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के बारे में बात किया है। तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है मैग्ना कार्टा, है ना, ब्रिटेन में आया ये, और ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा 1215 का, इसके अंदर बात की गई है। फिर इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689, यहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की बात की गई। तो ऐसे कई सारे यूनाइटेड नेशंस का जो है उसका
इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन, वहां पे भी बात की गई है कि इंसानों के जो है अधिकार है वो प्रॉपर्टी रख सकता है, इस तरीके के कुछ बेसिक अधिकार की बात की गई। तो ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले आए हैं इतिहास में और उन्होंने इंपॉर्टेंट या बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की है। तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया अभी कि इतिहास में ये बहुत एक पुरजोर कोशिश की गई है दुनिया भर के अलग अलग देशों के द्वारा, अलग अलग सिविल सोसाइटी के लोगों द्वारा, कि हम एक डिफाइन कर दें कि इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है। ये कौन से कुछ ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होंगे दुनिया भर के हर देश को, हर समाज को, बिना कल्चरल डिफरेंस के, बिना रिलीजियस डिफरेंस के, बिना नेशनल डिफरेंस के, हर कोई जिसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये राइट्स हैं जो इंसान को इंसान होने के नाते मिलने चाहिए, जिसमें नेशनैलिटी, रिलीजन, कास्ट, जेंडर का कोई भेद नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स इतिहास में आए हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा की है। अब हम बात करें कि जरूरत क्या है हमें, व्हाट इज द नीड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स की नीड इसलिए है ताकि हम ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सकें, उसको प्रिजर्व कर सकें, ह्यूमन डिग्निटी। इसके बिना एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीना संभव नहीं है। और इसी को हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ का मतलब केवल राइट टू सर्वाइव नहीं है, बल्कि राइट टू लाइफ का मतलब तो है राइट टू मीनिंगफुल एंड डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। अगला है कि इनजस्टिस और ऑपरेशन से बचाने के लिए, इनजस्टिस और ऑपरेशन, अगर आप इंसान को इंसान नहीं समझोगे, उसको मशीन या उसको एक निर्जीव वस्तु की तरह देखोगे, तो उसका, उस इंसान का क्या होगा, या उस कौम का, उस ग्रुप का, उस कम्युनिटी का। जैसे इतिहास में हमने देखा कि ज्यूस के अगेंस्ट होलोकॉस्ट हुआ। इतिहास में क्या हम आज भी देखते हैं कि इतने सारे एक समुदाय है, देश के कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हम उनको इंसान के रूप में देख ही नहीं रहे हैं। तो जब तक हम ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको लेके लीगली एनफोर्सिएबल प्रोविजंस नहीं बनाएंगे, तब तक इंसान के विरुद्ध इनजस्टिस और ऑपरेशन होता रहेगा। अगला है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, बराबरी का दर्जा देने के लिए। एक इंसान है जिसको आप ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि वो इंसान ही ना हो, और दूसरे इंसान को प्रिविलेज मिल रहे हैं। तो ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये इक्वालिटी लाने की बात करते हैं। इनका नीड है कि इससे क्या प्रमोट होगी सोसाइटी में, इक्वालिटी आएगा। अगला है फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। ह्यूमन राइट्स इसलिए जरूरी हैं ताकि लोगों को क्या मिल सके, फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। फ्रीडम टू डू व्हाट, फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, फ्रीडम टू चूज देयर प्रोफेशन, फ्रीडम टू रिसाइड, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू से वॉट एवर दे वॉन्ट टू से। तो यही हमारे ये हमको हमारे आर्टिकल नंबर 14 के अंदर मिलता है, 14 से 18 के अंदर मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो फ्रीडम और ऑटोनॉमी की बात की गई है ये हमको आर्टिकल 19 में मिलता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। आपको अगर ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर आप एक मानव के विकास की बात करो तो उसके लिए जो बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसके बिना ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता, जैसे शिक्षा, जैसे स्वास्थ्य। इसके बिना एक ह्यूमन, एक इंसान के शारीरिक या उसके मानसिक विकास की आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो किसी एक इंसान के उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है कि उसको एक बेहतर शिक्षा के मौके मिले, उसको बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं मिले। तो इससे जो है वो क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट। और ह्यूमन डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है सोशल और नेशनल डेवलपमेंट। ठीक, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जैसे आर्टिकल नंबर 21A भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात करता है राइट टू फ्री कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। और फिर अगला है मॉरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशन, कि ये मॉरल, ये नैतिक जिम्मेदारियां हैं, ये नैतिक ऑब्लिगेशन है ना। किसके ऊपर है, स्टेट के ऊपर। जैसे स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो अनटचेबिलिटी ना होने दे, है ना, छुआछूत ना होने दे, आर्टिकल 17 जिसका बात करता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये है जरूरतें ह्यूमन राइट्स की। अगला बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। अब देखो हुआ क्या कि यूरोप ने दो जंगों को झेला, जिसको हमने बोला वर्ल्ड वॉर्स जो है यूरोप में हुए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ 1919 में खत्म हुआ, 1918 में खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ जो 1945 में खत्म हुआ। और 1945 के बाद के पीरियड को इतिहास में हम पोस्ट वॉर पीरियड के तौर पे जानते हैं। अब ये जो वर्ल्ड वॉर्स लड़ी गई यूरोप की धरती पे, इस समय जैसा भी हमने पहले बात किया कि इंसान को इंसान नहीं समझा गया, बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हुई ह्यूमंस के ऊपर। तो उस
कॉन्टेक्स्ट से निकल के या उस इतिहास के सबक से या उस इतिहास के पन्ने को पलट के जब हम आगे चलते हैं और इतिहास में दुनिया जब आगे मूव करती है, समय में आगे मूव करती है दुनिया, तो हम अब देखो यूरोप ही या यूरोपियन जो नेशंस हैं वही बेसिकली वर्ल्ड ऑर्डर संभाल रहे हैं, वही डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो उन्होंने देखा कि यूरोप की अवस्था जो है वो क्या हुई, यूरोप का हाल क्या हुआ दोनों वर्ल्ड वॉर्स में। तो उसके बाद एक कॉन्सेंसस बना। अच्छा, इसके बाद यूनाइटेड नेशंस का स्थापना होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के वक्त यूनाइटेड नेशंस का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया गया कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है आपकी। तो इसी के चलते यूनाइटेड नेशंस ने एक कमिटी बनाई और उस कमिटी ने एक डिक्लेरेशन दिया, मतलब एक डिक्लेरेशन मतलब एक तरीके का एक चार्टर है कि ये रहे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। और उस ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशंस ने कब, 10 दिसंबर 1948। और इसलिए इस दिन को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, एज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। ठीक, तो ये इसका हमको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया। अब आगे बात करते हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन है उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमको ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो पास किया, ह्यूमन राइट्स के बारे में ये बात करता है। इसके अंदर फैक्चुअल अगर डिटेल्स देखें तो उसके अंदर हमको 30 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग टाइप के राइट्स के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल राइट्स भी हैं इसमें, कुछ इकोनॉमिक राइट्स भी हैं, कुछ सोशल राइट्स भी हैं, कल्चरल राइट्स भी हैं। ठीक, इंडिविजुअल्स के राइट्स के बारे में बात की गई है, अलग अलग टाइप के राइट्स हैं। सारे राइट्स को मिला के क्या बना है, एक डिक्लेरेशन जिसको बोल रहे हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, उसके अंदर हम उसको दो पार्ट्स में देख सकते हैं, एक तो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स और दूसरा इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स। तो ये उसके एग्जांपल्स हैं कि कुछ अधिकार जो हैं वो इस टाइप के हैं, उनका नेचर, कुछ का नेचर ऐसा है ना। वैसे ही जो राइट्स हैं, कुछ राइट्स पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव मतलब जहां पे आपको कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही हैं ताकि आप अपने ह्यूमन या अपने पोटेंशियल को फुल पोटेंशियल को आप अपने डेवलप कर सको। जैसे कि राइट टू वर्क, फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये कैसा है, इसका नेचर पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब है रेस्ट्रिक्ट करना। नेगेटिव राइट जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, की स्टेट जो है आपको मनगढ़ंत तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक, इसके बाद ये रहे सारे राइट्स जो 30 आर्टिकल्स हैं उसके अंदर दिए हुए हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये जो थीम है इस आज के दिन का, वो थीम क्या है, वो है अवर राइट्स अवर फ्यूचर नाउ। इसका मतलब बोला जा रहा है कि जो हमारे अधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनका इंपॉर्टेंस आज तो है और इनका इंपॉर्टेंस मतलब कल तो है उनका इंपॉर्टेंस, लेकिन वो आज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो केवल डिक्लेरेशंस नहीं है बल्कि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उनका जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक, so this is it from my side for this particular video. I will see you in the next video. Until then, take very good care of yourselves. I'm signing off. Thank you.